प्रिय छात्र छात्राओं एवं मेरे स्नेही मित्रों, सादर नमस्ते। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 अर्थ प्रकृतियां और 5 कार्य अवस्थाओं पर बात की थी और ये भी बताया था कि 5 अर्थ प्रकृतियां और 5 कार्य अवस्थाएं मिलकर के क्रम से मुख आदि 5 संधियों को बनाती हैं। और संधि का लक्षण भी हम लोगों ने पढ़ा था। 5 संधियां मुख, प्रथमुख, गर्भ, सौमर्श और उपसंहृति। 5 संधियां कैसे बनी, ये चर्चा हम लोग कर चुके थे। आज के सत्र में 5 संधियों का लक्षण और उनके भेद प्रभेदों पर बात करेंगे। तो बंधुओं, विलंब न करते हुए हम चलते हैं पहली संधि मुख संधि पर। यथा उद्देश्यम लक्षणमः। यथा उद्देश्यम, जैसा उद्देश्य है, जैसा क्रम है, लक्षण को बताते हैं। तो कैसा क्रम है? सबसे पहले कौन सी संधि थी? मुख संधि। तो मुख संधि का लक्षण बताते हैं। क्या कहते हैं मुख संधि के लक्षण में? मुखम बीज समुत्पत्तिर नानार्थ रस संभवा अंगानि द्वादश तस्य बीजारंभ समन्वया। क्या भाव है? मुख नाम की जो संधि है वह बीज समुत्पत्ति, बीज की उत्पत्ति होती है। कैसी बीज की उत्पत्ति होती है? नाना अर्थ, नाना प्रकार के प्रयोजन, अनेक प्रकार के प्रयोजन और रस संभवा, रस को निष्पन्न करने वाली बीजोत्पत्ति होती है, जिसमें या जहाँ पर नाना प्रकार के प्रयोजन को और रस को संभव माने उत्पन्न करना, नाना प्रकार के प्रयोजन और रस को निष्पन्न करने वाली बीजोत्पत्ति होती है, वहाँ मुख संधि है। क्या भाव निकल कर आया? तात्पर्य क्या है कि देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, जहाँ अनेक प्रकार के प्रयोजन और रस को निष्पन्न करने वाली बीजोत्पत्ति होती है वह मुख संधि है। अब आपको इस लक्षण में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? नाना अर्थ रस संभवा, नाना प्रकार के प्रयोजन को और रस को निष्पन्न करने वाली कौन है? तो आप कहोगे मुख संधि है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरा प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि मुख संधि किस किस के समन्वय से बनती है? तो आप कहेंगे बीज और आरंभ। बीज नामक अर्थ प्रकृति और आरंभ नामक कार्यावस्था से समन्वित होकर मुख संधि बनती है। अंगानी द्वादश तस्य, एतस्य अर्थात इसके 12 भेद हैं, 12 अंग हैं। किसके? मुख संधि के। इस मुख संधि के 12 अंग हैं। अर्थात अब 12 अंग कौन कौन से हैं वो बताए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, बीज नामक अर्थ प्रकृति और आरंभ नामक कार्यावस्था। जिन लोगों ने अर्थ प्रकृति और कार्यावस्था पर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं निवेदन करता हूँ कि इस सत्र को समझने से पहले उस सत्र को आप जरूर देख लें, समझ लें, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि 5 अर्थ प्रकृतियाँ और 5 कार्यावस्था मिलकर 5 संधि बनती हैं। 5 अर्थ प्रकृतियाँ ये रहीं, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य। 5 कार्यावस्थाएं आरंभ, वेतन, प्राप्तासन, निताप्ति और फलागम। तो बीज और प्रारंभ या बीज और आरंभ नामक, बीज अर्थ प्रकृति और आरंभ नाम की कार्यावस्था मिलेगी तो क्या बनेगी? मुख संधि बनेगी। यहाँ पर हमने पिछली बार समझाया था, संक्षिप्त रूप से फिर बता दिया है। अब मुख संधि के अंगों पर चलते हैं। क्या हैं बंधुओं? 12 अंग होते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है और 12 अंगों के नाम यहाँ पर दिए हैं। संक्षिप्त रूप से बताना है तो मुख्य पर हम बात करेंगे
उपक्षेप है, परिकर है, परिन्यास है, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्वेद, भेद, करण, ये 12 आपके क्या है, मुख संधि के अंग हैं। अब इन 12 अंगों में जो महत्वपूर्ण है उनका लक्षण देख लेते हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहला क्या है, उपक्षेप। उपक्षेप क्या है, तो कह दिया गया बीज न्यास उपक्षेपा। आपको ऐसे लक्षण याद रखना है। बीज न्यासा किम, आप कहेंगे उपक्षेपा। उपक्षेपः किम, बीज न्यासा, या उपक्षेपस्य लक्षणम बीज न्यासा, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाएगा। तो बीज न्यास क्या है, उपक्षेप है। उपक्षेप क्या है, बीज न्यास है। ऐसे करके आप याद रखेंगे। तो बीज के न्यास माने होता है रखना, न्यास शब्द का अर्थ क्या होता है, रखना। तो बीज का रखना उपक्षेप कहलाता है। पिछले वीडियो मैंने बताया था रत्नावली में जो एक श्लोक आया है, योगेंद्रायण कहता है, वही वाला श्लोक यहाँ पर दिया गया है कि दूसरे द्वीप से भी, समुद्र के मध्य से भी, जल निधि के मध्य से भी, दिशाओं के छोर से भी झट ही मिला देता है। यदि विधि अगर अभिमत है, अनुकूल है, तब विधि अगर चाहे, विधाता चाहे, तो समुद्र के मध्य से भी मिला देगा, दूसरे द्वीप से भी मिला देगा, दिशाओं के छोर से भी वस्तु को मिला देता है। अभिष्ट वस्तु मिल ही जाती है यदि विधाता चाहे। तो रत्नावली के ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप ध्यान रख लीजिए। और ये किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे उपक्षेप का उदाहरण है। बीज को रखना उपक्षेप कहलाता है। दूसरा अंग क्या है, परिक्रिया। दूसरा क्या है, परिकर कह लीजिए या परिक्रिया कह लीजिए। क्या, तद बाहुल्यम। तद बाहुल्यम, तद उस बीज की बहुलता, उस बीज की वृद्धि परिकर है। स्पष्ट हो गया। तो बाहुल्यम किसका बाहुल्य, बीज का बाहुल्य क्या कहलाता है, परिक्रिया कहलाता है। इसके बाद तीसरा जो अंग है वो क्या है, परिन्यास। फिर क्या है, विलोभन। तो परिन्यास देखते हैं। तत् निष्पत्ति परिन्यासा। फिर तत् आया, तत् किसके लिए आ रहा है बार बार, बीज के लिए। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछ सकता है। तत् निष्पत्ति परिन्यासा, अत्र तत् किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर तत् किसके लिए हुआ है, बीज के लिए हुआ है। तो बीज की जो निष्पत्ति है, बीज की जो सिद्धि है, वह परिन्यास कहलाती है। बीज की सिद्धि परिन्यास कहलाती है। मित्रों, इन जितने भी हम अंग पढ़ रहे हैं, प्रत्येक अंग के एक एक उदाहरण दिया गया है। यदि हम उदाहरणों की चर्चा करेंगे तो बहुत समय चाहिए होगा। और यूजीसी नेट के स्तर पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो लक्षण मात्र ही पर्याप्त है। उदाहरण दे करके ये किसका उदाहरण है, ऐसा बहुत ही अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। तो इसलिए इस पर अधिक समय ना दे करके अंगों का लक्षण तैयार कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो आगे देखते हैं विलोभन क्या है। विलोभन, गुण आख्यानम विलोभनम। गुणों का बखान करना, गुणों का वर्णन करना क्या कहलाता है, विलोभन कहलाता है। तो गुणों का आख्यान विलोभन कहलाता है। इसके बाद जो मुख्य भेद है, अंग है युक्ति। कौन है, युक्ति। आप तैयार करेंगे संप्रधारणम अर्थानाम युक्ति। तो क्या है संप्रधारणम, युक्ति युक्ति की परिभाषा क्या है, संप्रधारणम अर्थानाम। अर्थानाम अर्थात प्रयोजनों का, संप्रधारणम निर्णय करना, प्रयोजनों का निर्णय करना युक्ति है। तो प्रयोजनों का निर्णय करना युक्ति है, ये भी इम्पोर्टेंट था। तो युक्ति का लक्षण पढ़ लिया, विलोभन का, परिन्यास का, उपक्षेप का और परिकर का। इसके बाद क्या है, प्राप्ति। सुख आगमः प्राप्ति, सुख का आगमन प्राप्ति है। तो सुख देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है, बीज के संबंध से सुख का प्राप्त होना प्राप्ति है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, सुख आगमः प्राप्ति ही। इसके बाद इम्पोर्टेंट है समाधान क्या है। समाधान क्या है,
तो कहेंगे बीज आगमः। बीज का आगमन समाधान है। बीज का आगमन समाधान है। बीज आगमः समाधानम। अब विधान भी ऐसे तो सभी धीरे धीरे इंपॉर्टेंट ही लगेंगे, चलिए संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। अब विधान क्या है तो कह रहे हैं सुख दुख कृत। सुख दुख कृत, सुख और दुख को करने वाला, सुख और दुख को उत्पन्न करने वाला कौन है? विधान है। सुख और दुख को उत्पन्न करने वाला विधान है। परिभावना, परिभावा या परिभावना क्या है तो कह रहे हैं अद्भुत आवेशा। अद्भुत परिभावना, तो परिभावो अद्भुत आवेशा। परिभावना क्या है? अद्भुत, आश्चर्य, अद्भुत का समावेश होना, अद्भुत आवेश होना परिभावना कहलाता है। उद्भेद क्या है? गूढ़ वेदनम। अच्छा है, गूढ़ वेदन। गूढ़ मतलब छिपी बात, गूढ़ रहस्य, गूढ़ बात को प्रकट करना क्या कहलाता है? उद्भेद। अच्छा है, लक्षण भी अच्छा है और अंग भी अच्छा है। गूढ़, गूढ़ बात का प्रकट हो जाना उद्भेद कहलाता है। अब देखिए करण क्या है। करण क्या है? प्रकृत आरंभा। प्रकृत का तात्पर्य होता है प्रस्तुत। प्रस्तुत जो कार्य है उसका आरंभ होना करण कहलाता है। प्रस्तुत कार्य का आरंभ करना करण कहलाता है। इसके बाद भेद। भेद की परिभाषा क्या है? प्रोत्साहना। प्रोत्साहना अर्थात प्रोत्साहन को मता अर्थात माना गया है भेद। प्रोत्साहन को भेद माना गया है। इस प्रकार 12 भेद पूरे हो गए मुख संधि के। मुख संधि का लक्षण क्या था आपको याद रहा कि नहीं? नाना अर्थ रस संभवा। बीज मुख बीज समुत्पत्तिर नाना अर्थ रस संभवा। तो बीज नाना प्रकार के प्रयोजन और रस को उत्पन्न करने वाली जहां बीजोत्पत्ति होती है वह मुख संधि होती है। अब आगे चलते हैं। प्रतिमुख संधि। कौन सी संधि? प्रतिमुख संधि। ये संधि जरूर याद रखें आप। 5 संधियों का लक्षण आप याद करें भली प्रकार से, इतना तय है। कैसे? लक्ष्य लक्ष्य तयोद भेदस तस्य प्रतिमुखम भवेत बिंदु प्रत्यनानुगमाद अंगान्यस्य त्रयोदश। जहां लक्ष्य और अलक्ष्य, लक्ष्य और अलक्ष्य, लक्ष्य माने दिखना और अलक्ष्य माने ना दिखना। लक्ष्य अर्थात ज्ञात होना, अलक्ष्य अर्थात ज्ञात न होना। तयो दोनों का अर्थात उद्भेद। तस्य, तस्य आ गया देखिए यहाँ पर, तस्य माने बीज का। वह जो बीज है उस बीज का कुछ लक्ष्य रूप में कुछ अलक्ष्य रूप में उद्भेद होता है, तब प्रथमुख होना चाहिए, तब प्रथमुख संधि होती है। प्रथमुख संधि कब होती है? जब उस बीज का कुछ लक्ष्य रूप में कुछ अलक्ष्य रूप में उद्भेद होता है, तब प्रथमुख संधि होती है। अब कुछ लक्ष्य और अलक्ष्य से तात्पर्य क्या है? कहीं पर प्रकट है, कहीं पर अप्रकट है, वहां पर प्रथमुख संधि होगी। और अभी इस उदाहरण बताएंगे। दूसरी पंक्ति पहले देख लीजिए। बिंदु प्रत्यनानुगमात। बिंदु अर्थ प्रकृति, प्रत्न कार्य अवस्था के मिलने से इसके 13 अंग बनते हैं। कितने अंग बनते हैं? 13। मित्रों यहाँ पर लिख लीजिए। मुख संधि के कितने भेद थे अभी पढ़े? 12 अंग पढ़े हमने मुख संधि के। अब प्रथमुख संधि के कितने बताए गए हैं? 13 अंग बताए गए हैं। और प्रथमुख संधि कैसे बनती है? बिंदु नामक अर्थ प्रकृति और प्रत्यन नामक कार्यावस्था मिलकर के प्रथमुख संधि बनती है। इन दोनों के मिलने से इसके 13 अंग बनते हैं। तो क्या है 13 अंग? अब पहले तो लक्ष्य लक्ष्य का उदाहरण समझ लीजिए। देखिए यहां पर इन्होंने समझाया है कि द्वितीय अंक में सुसंगता और विदूषक के द्वारा जान लिया गया है। क्या जान लिया गया है? विदूषक और सुसंगता ने जान लिया है
कि राजा उदयन और रत्नावली का प्रेम प्रसंग सुसंगता और विदूषक के संज्ञान में आ गया है, अर्थात कुछ कुछ लक्ष्य है। रत्नावली का उदाहरण है। और वासव दत्ता के द्वारा चित्रफलक की घटना द्वारा कुछ कुछ समझा भर गया है। जो चित्रफलक की घटना हुई है वहां पर वासव दत्ता ने उस चित्रफलक को देखा है, तो वासव दत्ता के मन में भ्रम या संशय उत्पन्न हो गया है, तो उन्होंने पूरी तरह से नहीं समझा है, संपूर्ण मामले को नहीं समझा है, केवल कुछ कुछ समझा है। तो वासव दत्ता के दृष्टिकोण से अलक्ष्य है और सुसंगता और विदूषक की दृष्टि से लक्ष्य है। इस प्रकार बीज कुछ लक्ष्य रूप में कुछ अलक्ष्य रूप में प्रकट होता है, तब प्रथमुख संधि होती है। तो बीज का कुछ लक्ष्य रूप में कुछ अलक्ष्य रूप में प्रकट होना प्रथमुख संधि होती है। इस लक्षण में मुख्य भाग क्या तैयार रखेंगे? लक्ष्य लक्ष्यतया उद्भेदा। इतना जरूर याद रखिए। और मुख संधि में क्या याद रखेंगे? नाना अर्थ रस संभवा। यहाँ क्या तैयार रखेंगे? लक्ष्य लक्ष्यतयो भेदा। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आपको अभी मौके पर ही याद हो जाएं। अब 13 वेद हैं, तो 13 वेद जो बने हैं उन 13 वेदों के नाम हैं विलास, परिसर, विद्युत, सर्म, नर्म, सम नर्म, नर्म दिति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, वज्र, पुष्प, उपन्यास, वर्णसंहार आदि ये 13 वेद बने हैं। किस किस से? बिंदु नामक अर्थ प्रकृति और प्रत नामक कार्यवस्था से मिलकर के प्रथमुख संधि के 13 वेद बनते हैं। अब महत्वपूर्ण जो यहाँ पर परिभाषाएं हैं इन अंगों की वो देख लेते हैं। विलास की परिभाषा क्या है? देखिए, रत्यर्थेहा विलासा। रति के लिए, रत्यर्थ रति के लिए, इही माने होता है इच्छा। रत्यर्थ अर्थात रति के लिए इच्छा होना विलास कहलाता है। रति के लिए इच्छा होना विलास कहलाता है। अगला देखते हैं, परिसर्प क्या है? परिसर्प क्या है? दृष्ट नष्ट अनुसर्पणम। दृष्ट नष्ट, देखा गया फिर नष्ट हो गए। अनुसर्पण अर्थात अन्वेषण करना। जो पहले देखा है फिर नष्ट हो जाए, तो पहले देखे गए फिर नष्ट हुए बीज का अन्वेषण करना परिसर्प कहलाता है। तो पहले देखा फिर नष्ट। अब ऐसे याद रखिए, लक्ष्य लक्ष्य तो इसके लक्षण में ही था, लक्ष्य और अलक्ष्य। तो परिसर्प में क्या हो जाएगा? दृष्ट नष्ट, पहले देखा गया फिर जो नष्ट हो गया है उस बीज का अनुसर्पण करना अर्थात अन्वेषण करना परिसर्प कहलाता है। आगे विद्युत क्या है? तो विद्युत के लिए कहा है विद्युतम स्याद रति। अरति, अरति का तात्पर्य है कि अरुचि होना। किसके प्रति? जो भी सुखप्रद पदार्थ हैं उनके प्रति अरुचि होना। जो भी अच्छी मतलब सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं में भी यदि रुचि ना रहे तब विद्युत हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत। तात्पर्य क्या है? रत्नावली नाटिका में रत्नावली इतना दुखी है राजा उदयन से मिलने के लिए इतनी अधिक उत्सुक है कि उसको शीतल उपचार के लिए जो पदार्थ लाए गए हैं, शीतल उपचार के लिए लाए गए पदार्थ भी उसको आनंद नहीं दे रहे हैं, उसको उनके प्रति अरुचि उत्पन्न हो रही है। तो शीतल पदार्थ भी उसे अरुचि लग रहे हैं क्योंकि वह दुर्लभ जन के प्रति अनुराग को प्राप्त हो गई है। ये वही छंद है, दुर्लभ जनानुरागो लज्जा गुरुवी परवसात्मा फिर सखी विस्मम प्रेम मरणम शरणम केवलम एकम। अर्थात दुर्लभ जन के प्रति अनुराग है, ऐसा सागरिका कहती है। और लज्जा गुरुवी है, लज्जा भारी है, आत्मा पराधीन है, आत्मा परवश है। हे प्रिय सखी, विषम है प्रेम, प्रेम कैसा है? विषम है। मरणम शरणम केवलम एकम, केवल मरण ही शरण है एकमात्र। अर्थात मृत्यु ही एकमात्र शरण है। विषम बहुत प्रेम है, प्रेम बहुत विषम है, दुर्लभ जन के प्रति अनुराग है, लज्जा बहुत भारी है, आत्मा परवश है। ये छंद इसके उदाहरण के तौर पर दिया गया है। किसके? विद्युत के उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। और ये रत्नावली नाटिका के
दूसरे अंक में आता है। सम क्या है? सम तत्क्षमा समा, अर्थात वही जो अरति थी, जब वह अरति शांत हो जाए तो सम हो जाता है। उस अरति का शांत होना सम। देखिए, उस अरति की शांति ही सम कहलाती है। जो अरुचि पैदा हो गई थी, शीतल पदार्थ भी कष्ट दे रहे थे, उनकी जब समाप्ति शांति हो जाए तब सम कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट अब आया है, देखिए नर्म क्या है? नर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। परिहास बचो, परिहास बचो, इतना ही आएगा परीक्षा में। परिहास बचो का तो आप कहेंगे नर्म। परिहास वचन मतलब हास युक्त वचन, परिहास युक्त वचन क्या कहलाता है? नर्म कहलाता है। आगे देखते हैं निरोधन। हित रोध, हित हित का, रोध अर्थात रुक जाना, हित का रुक जाना निरोधन कहलाता है। हित का रुक जाना निरोधन कहलाता है। पर्युपासन भी चलिए देख लीजिए। पर्युपासन, पर्युपासः, पर्युपासस्ति अनुनया, केवल इतना आएगा अनुनया। तो आप अनुनया अर्थात अनुनय विनय करना, मनाना, पर्युपासन कहलाता है। यहां पर देख लीजिए पर्युपासन, मनाना पर्युपासन है। मनाना का तात्पर्य जो क्रुद्ध व्यक्ति है, नाराज है, उसको मनाना पर्युपासन कहलाता है। आगे देखिए पुष्प किसे कहते हैं? देखिए अजीब अजीब शब्द हैं, बहुत स्पेशल। पुष्प किसे कहते हैं? तो क्या कह रहे हैं? पुष्पम वाक्यम विशेषवत, विशेष वाक्य को पुष्प कहते हैं। लीजिए, विशेषता युक्त कथन को पुष्प कहते हैं। तो पता चला कहीं परीक्षा में आ जाए, सामान्य सी बात है और परीक्षा में बहुत कठिन नजर आएगा यदि पढ़ा नहीं होगा। तो पुष्प क्या है? किसी फूल पर मत जाइए, पुष्प है। विशेष वाक्य को पुष्प कहते हैं, या विशेषता से युक्त वाक्य को पुष्प कहते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, उपन्यास किसे कहते हैं? उपन्यासास्तु सोपायम, उपाय सोपायम, सोपायम मतलब सार्थात सहित, उपाय माने उपाय, उपाय के सहित कथन उपन्यास कहलाता है। ऐसा कथन जो उपाय के सहित है उपन्यास कहलाता है। अब ये जो उपन्यास है वो हिंदी वाला उपन्यास नहीं है। यहाँ पर ये प्रथमुख संधि का एक भेद है, उस उपन्यास की परिभाषा है जो कथा वस्तु के अंतर्गत आता है। वज्र क्या है? वज्र, देखिए वज्र अच्छा है। प्रत्यक्ष निष्ठुरम, प्रत्यक्ष सामने, निष्ठुर अर्थात कठोर वचन कहना वज्र कहलाता है। प्रत्यक्ष रूप से कठोर वचन कहना क्या कहलाता है? वज्र। प्रत्यक्ष रूप में निष्ठुर कथन वज्र कहलाता है। इस प्रकार ये आपके 13 अंग पूर्ण होते हैं। तो अब चलते हैं गर्भ संधि। कौन संधि? गर्भ संधि, तीसरी संधि गर्भ संधि। देखिए गर्भ संधि कैसे बनती है? पताका नामक अर्थ प्रकृति और प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्था से मिलकर के गर्भ संधि बनती है। तो अब इस गर्भ संधि का लक्षण देखते हैं। गर्भस्तु दृष्ट नष्ट से बीजस्य अन्वेषणम द्वादशंगः पताकास्यान् भास्यात् प्राप्ति संभवा। क्या है गर्भस्तु? अब यहाँ पर देखिए दृष्ट नष्ट से, देखा गया, दिखाई देकर, नष्ट हो गए बीज का, नष्टस्य बीजस्य, दिखाई देकर नष्ट हो गए बीज का अन्वेषण करना बार बार, मुंह अर्थात बार बार, दिखाई देकर नष्ट हो गए बीज का बार बार अन्वेषण करना गर्भ कहलाता है। स्पष्ट हो गया? जो बीज है दिखाई दे और फिर नष्ट हो जाए, छुप जाए, तो उसका अन्वेषण किया जाए, बार बार अन्वेषण किया जाए, तब गर्भ संधि होती है। फिर यहाँ पर बताया है पताका नामक अर्थ प्रकृति और प्राप्ति संभवा अर्थात प्राप्त्याशा, प्राप्ति संभवा अर्थात प्राप्त्याशा नामक कार्य अवस्था और पताका नामक अर्थ प्रकृति के मिलने से
इसके 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों? 12 भेद। तो गर्भ संधि के कितने हो गए? 12। ये भेद पूछ सकता है। मुख संधि के 12, पितमुख संधि के 13, गर्भ संधि के 12 भेद। इसके जो भेद 12 हैं उनको यहाँ पर देख लीजिए एक बार नाम मात्र। अभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, समग्र, अनुमान, तोटक, अधिबल, उद्वेग, संभ्रम, आक्षेप। इसमें तोटक इम्पोर्टेंट है, मार्ग भी इम्पोर्टेंट है, अनुमान भी इम्पोर्टेंट है। 3-4 इसमें अच्छे हैं, वो देख लीजिए। सबसे पहला जरूर देख लीजिए, क्या है? अभूताहरण। क्या है? अभूताहरण। अभूताहरण क्या है? छद्म। केवल एक शब्द की परिभाषा है, छद्म। छद्म क्या है? अभूताहरण है। अब क्या तात्पर्य है? छल पूर्ण कार्य ही अभूताहरण कहलाता है। अब अभूताहरण क्या है? छद्म। केवल एक शब्द याद रखिए, छद्म। इसके बाद देखिए मार्ग क्या है? मार्ग। तो मार्ग का जो लक्षण है तो क्या कह रहे हैं? तत्वार्थ कीर्तनम। तत्वार्थ कीर्तनम। तत्व वास्तविक बात, तत्वार्थ अर्थात यथार्थ बात का कीर्तन करना, यथार्थ बात का कथन करना मार्ग कहलाता है। क्या कहते हैं? यथार्थ बात का कथन ही मार्ग कहलाता है। तो ये दूसरा भेद था, कौन सा? मार्ग। फिर देखिए उदाहरण। उदाहरण की परिभाषा, सोत्कर्षम स्यात् उदाहृति। सोत्कर्षम उत्कर्ष युक्त कथन। उत्कर्ष युक्त कथन क्या है? उदाहरण है। प्राप्ति की आशा से संबंधित उत्कर्ष युक्त कथन उदाहृति कहलाता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं पर विचार करेंगे। अब देखिए संग्रह देख लीजिए। संग्रह। संग्रह साम दानोक्ति। साम दान से युक्त कथन। साम और दान से युक्त कथन क्या कहलाता है? संग्रह। साम और दान से युक्त कथन ही संग्रह कहलाता है। अब मेरा आपसे कहना का तात्पर्य है कि मैं केवल लक्षण देख रहा हूं। प्रत्येक लक्षण का एक उदाहरण है जो कि समय चाहता है। आप जब स्वयं पढ़ेंगे, फिर उस उदाहरण की व्याख्या पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, तब आपको आनंद आएगा कि संग्रह क्या है। अभी केवल परीक्षा की दृष्टि से हम देख रहे हैं। अनुमान क्या है? देखिए अनुमान। अनुमान क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चिन्ह से किसी बात का निश्चय करना। किसी चिन्ह से किसी बात का निश्चय करना अनुमान कहलाता है। क्या लक्षण है? देखिए अभ्युहो। अभ्युहो लिंगतो अनुमा। अभ्युह। अभ्युह का तात्पर्य क्या है? निश्चय करना। अभ्युह नया शब्द है बिल्कुल। निश्चय करना। अभ्युह निश्चय करना। लिंग अर्थात चिन्ह से। चिन्ह से किसी बात का निश्चय करना अनुमान कहलाता है। लिंग चिन्ह को कहते हैं। अच्छा, अब क्या है? तोटक देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है तोटक। आपसे भी पूछा सकता है तोटक किसका भेद है? तो आप कहेंगे गर्भ संधि के अंतर्गत आता है। आगे क्या है तोटक की परिभाषा? संरब्धम तोटकम वचा। ऐसे वचन जो संरब्ध हैं। संरब्ध हैं, आवेगपूर्ण वचन, आवेगपूर्ण कथन तोटक कहलाते हैं। आवेगपूर्ण कथन क्या कहलाते हैं? तोटक। आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है वह कि विद्वान लोग तोटक के विपरीत भाव को क्या कहते हैं? अधिबल। तोटक का विपरीत भाव क्या है? अधिबल। कहीं पूछ ले कि तोटकस्य विपरीत भाव, तो विद्वान लोग तोटक के विपरीत भाव को अधिबल कहते हैं। उद्वेग देख लीजिए। उद्वेग क्या है? अरि माने होता शत्रु, कृता माने किया गया। शत्रु के द्वारा किया गया भीति अर्थात भय। शत्रु से उत्पन्न भय उद्वेग कहलाता है, जिसे हम उद्विग्नता भी कहते हैं। शत्रु से उत्पन्न भीति, उत्पन्न भय उद्वेग कहलाता है। संभ्रम क्या है? तो कह रहे शंका त्रासो। शंका त्रासो।
शंका और त्रास संभ्रम है। शंका होना, त्रास होना संभव कहलाता है, संभ्रम कहलाता है। ठीक है, शंका और त्रास क्या है? संभ्रम। जो आपके 12 भेद थे गर्भ संधि के, उनमें से महत्वपूर्ण भेदों पर मैंने बात की। अब देखिए अगली संधि है अवमर्श संधि। कौन सी संधि? अवमर्श। अवमर्श संधि का लक्षण क्या है? क्रोधेनावमर्षेद्यत्र व्यसनाद वा विलोभनात् गर्व निर्भिन्न बीजार्थः सो अवमर्श इति स्मृतः। जहाँ क्रोध से, व्यसन से, विलोभन से अवमर्श किया जाता है। देखिए परिभाषा को आराम से समझ लीजिए। जहाँ क्रोध से, व्यसन से अथवा प्रलोभन से फल प्राप्ति के विषय में विमर्श किया जाता है। यही तो बात थी। जहाँ क्रोध से, व्यसन से, प्रलोभन से फल प्राप्ति के विषय में अवमर्श किया जाता है। और गर्भ संधि से निर्विन्न बीज से संबंध स्थापित रहता है। क्या देखिए, जिसमें गर्भ संधि द्वारा निर्भिन्न बीजार्थ का संबंध दिखलाया जाता है, वह अवमर्श संधि कहलाती है। तो क्या भाव निकल कर आई बात कि क्रोध से विमर्श किया जाएगा, व्यसन से विमर्श किया जाएगा, प्रलोभन से विमर्श किया जाएगा, और गर्भ संधि से निर्भिन्न या गर्भ संधि से उत्पादित बीजार्थ का संबंध स्थापित होगा, वहाँ अवमर्श संधि कही गई है। और अवमर्श संधि के जो भेद हैं वो आपके 13 होंगे। कितने भेद होंगे? 13 भेद होंगे। देखिए यहाँ पर 13 भेद दिए हैं। अपवाद, संफेट, विद्रव, द्रव, शक्ति, द्युति, प्रसंग, छलन, व्यवसाय, विरोधन, प्ररोचना, विचलन और आदान। ये 13 अंग हैं। किसके? आपके अवमर्श संधि के। अब यहाँ पर अवमर्श संधि कैसे बनी ये जरा एक बार देख लीजिए। अर्थ प्रकृति कौन सी? प्रकृति नाम की अर्थ प्रकृति। कार्यावस्था कौन सी? नीताप्ति नामक कार्यावस्था। तो प्रकृति नामक अर्थ प्रकृति, नीताप्ति नामक कार्यावस्था मिलकर कौन सी संधि बनती है? अवमर्श संधि बनती है। भेद कितने बनते हैं? 13 है। तो बंधु आपको याद करना इजी रहेगा। कैसे? 12 भेद, 13 भेद, 12 भेद, 13 भेद, 12 13 12 13। यदि आप क्रम से याद करे होंगे, मुख संधि, प्रमुख संधि, गर्भ संधि, अवमर्श संधि, उपसंहृति, तो 12 13 12 13 और अंत में इसके बनेंगे 14 भेद। तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो अभी कितने भेद बने हैं? अवमर्श संधि के 13 भेद। 13 में देखिए इंपॉर्टेंट देखते हैं। अपवाद क्या है? अपवाद, अपवाद की परिभाषा। पहला क्या है? अपवाद। देखिए पहला और अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला हमने देख लिया है कि अपवाद। तो अपवाद के लिए क्या कहा है? दोष प्रख्या। दोष प्रख्या मतलब दोष को कहना। दोषों का कथन अपवाद कहलाता है। बस इतनी सी परिभाषा है। किसी पात्र के दोषों का जो कथन है वो क्या कहलाता है? अपवाद। और सबसे महत्वपूर्ण है संफेट। देखिए संफेट दूसरा वेद। संफेट किसे कहते हैं? रोष भाषणम, क्रोध पूर्वक बोलना, रोष युक्त कथन करना। भाषण का तात्पर्य वाद विवाद, कथन उपकथन यहाँ पर तात्पर्य है। तो क्या संफेट कहलाता है? क्या देखिए, ये देखिए रोष युक्त कथन उपकथन ही संफेट कहलाता है। तो रोष युक्त कथनोपकथन भाषण क्या कहलाता है? संफेट। तो बंधुओं हम लोग संधि, चौथी संधि पर चल रहे हैं। और आप लोग समझते हैं जब भी कोई हम फिल्म देखते हैं या नाटक देखते हैं, तो जब कोई फिल्म है, मूवी है, जब अंत पर पहुंच रही होती है, जब उसमें अंत की घटनाएं आ रही होती हैं, तो लड़ाई झगड़ा आदि चलने लगता है, क्योंकि निष्कर्ष निकलना होता है, फल निकलना होता है। तो वैसे ही किसी भी नाटक में
वही क्रम बना हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं पर क्रोधपूर्ण दोषों का कथन है। जब दोषों का कथन होगा तभी वाद विवाद होगा, और जब वाद विवाद होगा तो कथोपकथन होगा, कथोपकथन होगा तो संफेट होगा। तो इस प्रकार से क्या है कि लड़ाई झगड़ा होता है, अंत में जो दुष्ट होता है मारा जाता है, पकड़ा जाता है। आप लोगों ने देखा है। तो वैसे ही आप नाटक पर उन्हीं बातों को विचार कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कथा वस्तु में कौन सी संधि कहाँ पर होती है। यहाँ पर देखिए विद्रव, विद्रव में क्या है? वध बंध, वध बंध आदि। तो वध करना, बंधन में डालना विद्रव कहलाता है। अब यहाँ या तो किसी का वध किया जाएगा या किसी को पकड़ा जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? विद्रव कहलाता है। फिर आगे देखिए द्रव क्या है? द्रव गुरु तिरस्कृति, गुरु का तिरस्कार, गुरुजनों का तिरस्कार। अब गुरुजनों का जो तिरस्कार है द्रव कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाने वाला कोई गुरु होगा, और जो कोई गुरु होगा तो वो इसको दे सकता है। तो गुरु तिरस्कृति, गुरु का अपमान क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। शक्ति, शक्ति क्या कहलाता है? शक्ति विरोध समनम, विरोध का शांत हो जाना शक्ति कहलाता है। अरे भाई, जब शक्ति होगी तो विरोध कहाँ रह जाएगा? विरोध तो शांति हो जाएगा। और जब विरोध होगा और सामने कोई शक्तिमान है तो विरोध कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो विरोध का समन शक्ति कहलाता है। बस आगे प्रसंग क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। प्रसंग, प्रसंग क्या है? गुरुजनों का कीर्तन प्रसंग है। यहाँ पर देखिए गुरुजनों का कीर्तन प्रसंग है। तो क्या कहा है? गुरु कीर्तनम प्रसंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरु कीर्तन प्रसंगा, और गुरु तिरस्कृति द्रव, गुरु तिरस्कृति द्रव अभी पढ़ा था। गुरु तिरस्कृति ही द्रव है और गुरु कीर्तन प्रसंग है। ठीक है। गुरुजनों का, महान लोगों का, पूजनीय जनों का कीर्तन जो है वह प्रसंग कहलाता है। विरोधन देख लीजिए। विरोधन संरब्धा नाम, विरोधन कौन है? संरब्धा नाम। अब संरब्धा नाम आवेग पूर्ण पात्रों का, देखिए क्या लिखा है? आवेग पूर्ण पात्रों का अपनी शक्ति का वर्णन करना विरोधन कहलाता है। अब जब आमने सामने पात्र होंगे, अपनी अपनी शक्ति का वर्णन करेंगे, तभी तो विरोध होगा। तो अब आवेग पूर्ण पात्रों का अपनी अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन करना विरोधन कहलाता है। अरे एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्ररोचना। सिद्ध आमंत्रण तो भावी दर्शिका स्यात् प्ररोचना। सिद्ध आमंत्रण तो भावी दर्शिका स्यात् प्ररोचना। अब देखिए सिद्ध आमंत्रणों, जो सिद्ध लोग हैं उनका कथन, भावी दर्शिका, भावी अर्थ की सूचना। भाई सिद्ध लोग जो होते हैं वो तो जो कह देते हैं वही हो जाता है। तो सिद्ध लोगों के द्वारा किया गया आमंत्रण, किया गया कथन जब भावी अर्थ का दर्शन कराता है तो प्ररोचना कही जाती है। क्या कही जाती है? प्ररोचना। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर अनुवाद देख लीजिए। यह सिद्ध ही है, इस प्रकार के कथन से भावी अर्थ का दर्शन कराने वाली प्ररोचना कहलाती है। तात्पर्य क्या है? किसी सिद्ध पुरुष के कथन से यह कार्य तो सिद्ध हो ही गया। किसी सिद्ध पुरुष के कथन से यह कार्य सिद्ध हो ही गया, इस प्रकार कहकर भावी कार्य की सिद्धि का निश्चय किया जाता है, तब प्ररोचना होती है। तो वहां पर इतिवृत्त का जो भाग है वह प्ररोचना कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अवमर संधि में बहुत महत्वपूर्ण थे भाग। देखिए विचलन क्या है? विचलन विकथना, विकथना अर्थात आत्मश्लाघा। विकथना का तात्पर्य क्या है? आत्मश्लाघा करना। आत्मश्लाघा करना विचलन कहलाता है। तो ये भी अच्छा था, बाकी नहीं अच्छा है। आगे चलते हैं। पांचवी संधि जो है, अंतिम संधि
निर्वहण संधि या उपसंहृति। बीजवंत मुखाद्यार्थाः विप्रकीर्णा यथा यथम् एकार्थ्यम उपनीयन्ते यत्र निर्वहणम हि तत्। इस संधि को समझाने से पहले मैं आपको एक चित्र बनाकर दिखाना चाहता हूँ। क्या? देखिए बंधुओं, सबसे पहले बीज था। कहा गया था बीज जो है नाना प्रकार के प्रयोजन वाला, नाना प्रकार के रस वाला फैल जाएगा। संपूर्ण कथा वस्तु में बीज फैल गया, सब फैल गया, ठीक है। और बाद में कथा का अंत होते होते सब बीज फिर इकट्ठा हो जाएगा धीरे धीरे अपने एक प्रयोजन से आते आते, और वह अंत में मिल जाएगा। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं, जैसा फिल्मों में आप देखते हैं कि एक माता पिता हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो बिछड़ जाते हैं। एक चोर बन जाता है, एक पुलिस वाला बन जाता है। फिर वो चोर और पुलिस वाले में बहुत लड़ाई होती है और अंत में आपस में एक दूसरे के प्रति खूब तनातनी होती है, आवेगपूर्ण वचन होते हैं, और अंत में आकर के वो सब मिल जाते हैं कि अरे तू तो मेरा भाई है, आदि आदि की घटना अंत में आकर के अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। जो दुष्ट होता है मारा जाता है या पकड़ा जाता है, आदि आदि घटना अंत में आकर के फिर एक स्थान पर मिल जाती हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यही भाव आपका उपसंहृति में है। अगर आप ऐसा ध्यान रखेंगे तो आप मनोरंजन के साथ पढ़ सकेंगे। क्या है देखिए, बीजवंत जो बीज से संबंध रखने वाला है, मुखाद्यर्था मुख आदि संधि में अलग अलग स्थानों पर विप्रकीर्णा अर्थात फैला हुआ था। जो बीज से संबंधित है, मुख आदि जो संधियां थीं, उनमें जो प्रयोजन फैला हुआ था अपने अपने स्थान पर, वह फैला हुआ विस्तृत विस्तीर्ण एकार्थ्यम किसी एक प्रयोजन के साथ उपनीयन्ते एक प्रयोजन के साथ संबंध को प्राप्त हो जाता है, एक प्रयोजन के साथ मिल जाता है, तब निर्वहण संधि होती है। इस तात्पर्य क्या है बंधुओं? अब यहाँ पर आप देख लीजिए, तो वह जो बीज है वो पारम यत्न यात्तासा निताप्ति फलागम विविध प्रकार से विभिन्न कार्यावस्थाओं में फैल गया है और विविध प्रकार की संधियों में भी वर्णित है। तो अंत में आकर के सब उपसंहृति सब इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? उपसंहार है, क्योंकि यहीं पर दी एंड होगा। क्या होगा बंधुओं? उपसंहार। निबंध होता है ना, उसमें अंत में उपसंहार होता है, उसी को दी एंड कहते हैं। वैसे ही 5 संधियों में जब अंतिम संधि आएगी निर्वाण संधि, तो वहां पर सब कुछ एक प्रयोजन के साथ संबंध दिखलाया जाएगा और कथा वस्तु अपने फल को प्राप्त हो चुकी होगी, वहां पर निर्वाण संधि होती है। इसके बंधुओं 14 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 14 अंग। देखिए 14 यहाँ लिखे हैं। संधि विबोध ग्रथन निर्णय परिभाषण प्रसाद आनंद समय कृति भाषा उपगुहन पूर्वभाव उपसंहार और प्रशस्ति। अब एक चीज यहाँ देख लीजिए, उपसंहार नाम का एक भेद भी है और उपसंहार ही संधि का नाम भी है। उपसंहार एक भेद भी बनता है। उपसंहार या उपसंहृति संधि का नाम भी है। कौन सी संधि? अभी जो पढ़ रहे हैं 5वीं संधि, वो उसका नाम भी है। तो 14 भेद बनते हैं। तो पहला भेद क्या है? देखिए संधि। कितना दुविधा है यहाँ पर। हम संधियां पढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक भेद भी संधि है। देखिए हमारा उद्देश्य है आपको मुख्य बातें बताना। लिखा हुआ तो आप भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट भाग है, हो सकता है आपकी दृष्टि वहां ना पहुंचे, तो मेरा उद्देश्य है आपकी दृष्टि वहां पर पहुंचाना और आपको समझाना, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो क्या है? संधि, उपसंहार। ये ऐसे 2 शब्द हैं जो आगे आ चुके हैं, यहाँ पर भेद में आए हैं। तो क्या है देखिए, संधि की परिभाषा। अब यहाँ पर संधि की परिभाषा अलग होगी, और जब आपने संधि की परिभाषा पढ़ी थी 5 संधियों से पहले, तो वो संधि की परिभाषा अलग थी। यहाँ पर संधि एक भेद है। तो क्या कहा गया है? बीजोपगमनम। बीजोपगमनम अर्थात
बीज का संधान, बीज का संधान, किसी फल की प्राप्ति के लिए बीज का संधान संधि कहलाता है। केवल इतना याद रखिए, बीज उपगमनम, किसी फल के लिए बीज का उपगमन होना, संधान होना संधि कहलाता है। अब देखिए आगे परिभाषण क्या है, तो क्या कह रहे हैं, मिथोजल्पा, मिथोजल्पा परिभाषण कहलाता है। जल्प माने बोलना। देखिए क्या है, आपस की बातचीत परिभाषा या परिभाषण कहलाती है। अब परिभाषा, परिभाषा शब्द देखिए अन्य कहीं जाओगे तो परिभाषा का दूसरा मतलब है लक्षण होता है। यहाँ पर परिभाषण, परिभाषा, परिभाषण मतलब आपस में बातचीत करना परिभाषण कहलाता है। प्रसाद क्या है, प्रसाद यहाँ देवी जी का प्रसाद नहीं है, यहाँ प्रसाद दूसरा है। क्या है, परिउपासनम, परिउपासनम। तो परिउपासन, परिउपासन क्या है, देखिए आराधना, प्रसन्न करने का प्रयास। परिउपासन का मतलब है प्रसन्न करने का प्रयास ही प्रसाद है, मतलब प्रसन्न करने का प्रयास ही प्रसाद है 10 रूपक में। ठीक है, आगे देखिए आनंद क्या है। देखिए आनंद, अब ये आनंद फिल्म नहीं है, यहाँ पर दूसरे प्रकार से है। देखिए कैसे, आनंदो वांछिताप्ति, आनंदो वांछिताप्ति। देखिए आनंद क्या है, वांछित वस्तु जब प्राप्त हो जाए। आप बताइए आनंद कब आता है, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपकी इष्ट वस्तु प्राप्त हो जाए, आपकी अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो जाए, आनंद आ जाएगा। तो वही तो है, कितना सरल है। आगे देखिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय क्या है, तो समय का लक्षण देखिए, समय दुख निर्गमा, दुख निर्गमा, जब दुख चला जाए, दुख दूर हो जाए तो समय। कहते नहीं है मेरा समय आएगा, मेरा समय आएगा, तो समय तो आता ही है बंधु। जब बुरे दिन हैं तो अच्छा समय भी आएगा। तो बुरे दिन चले जाना, कष्ट का दूर हो जाना, दुख का दूर हो जाना क्या कहलाता है, काल, समय। काल, काल नाम सुन के डरना नहीं है, काल नहीं है, ये समय है। अच्छा आगे देखिए कृति क्या है, कृति। देखो बंधुओं, मेरे बच्चे हंस रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बच्चे मेरे हंस रहे हैं, तो कहने देखो पापा कैसे पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, हंसी के साथ साथ ही पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा नीरस टॉपिक चल रहा है ना, तो आपको ऐसे ही उचित है पढ़ाना। कीर्तिर्लब्धार्थ समनम, कीर्तिर्लब्धार्थ समनम। तो कृति, कृति क्या है देखिए, लब्ध अर्थ, प्राप्त अर्थ का समन अर्थात शांति, स्थिरीकरण कृति कहलाता है। अब जो वस्तु प्राप्त हुई है आप उसका सम्मान करें तो कृति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कृति। तो लब्ध अर्थ का समन, शांति करना या स्थिरीकरण करना कृति कहलाता है। जो वस्तु आपको प्राप्त हुई है उसको सम्मान देना, उसको स्वीकार करना कृति कहलाता है। देखिए अभी पहले पढ़ा था परिभाषण, अब क्या है भाषण। सभी शब्द दुनिया के ढूंढ के रख दिए धनंजय ने, कोई बात नहीं, आपका उद्देश्य धर्म है पढ़ाना। तो भाषण क्या है देखिए, मानाद्याप्तिस्य भाषणम। मान आदि, मान, मान आदि की जो आपति है, आपति मतलब प्राप्ति, मान आदि की प्राप्ति भाषण कहलाती है। जो मान है, मान आदि की प्राप्ति भाषण कहलाती है। पेज भी बार बार कह रहा है बंद करो बंद करो, लेकिन हम मान नहीं रहे हैं कि देखिए है ना हम कितने दुष्ट हैं। चलिए है, ये आपने भाषण जो 10 नंबर का भेद था पढ़ लिया। इसके बाद 13 नंबर पर देखिए काव्य संहार। कौन सा, काव्य संहार। काव्य संहार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए हंसते हंसते। वराप्ति काव्य संहारा। वराप्ति, वर, वर माने किसे, वरदान, आपति माने प्राप्ति, वरदान की प्राप्ति काव्य संहार है। अब आपका जो मनोकामना है, जो इच्छा है वो प्राप्त हो जाए तो काव्य संहार है। वर की आपति, वरदान की प्राप्ति काव्य संहार है। प्रशस्ति क्या है,
प्रशस्ति। शुभ शमसनम, शुभ शमसनम, शुभ अर्थ का कथन प्रशस्ति है। होता ना, प्रशस्ति पत्र दिया तो क्या किया, प्रशंसा युक्त प्रमाण पत्र दे दिया, प्रशस्ति हो गया। भाई यहाँ पर है शुभ अर्थ का कथन प्रशस्ति कहलाता है, शुभ अर्थ का कथन प्रशस्ति कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। शुभ शमसनम प्रशस्ति। ये आपके जो 14 भेद थे उपसंहृति संधि के, ये समाप्त होते हैं मित्रों। अब आपको मैं बता दूं, पहले मुख संधि के 12 भेद थे, प्रतिमुख संधि के 13 भेद थे, गर्भ संधि के 12 भेद थे, अमर संधि के 13 भेद थे और उपसंहृति के 14 भेद थे। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये 64 बनेंगे, चतुष्षष्टि बनेंगे, अर्थात 64 भेद बनेंगे। तो ये 64 जो अंग हैं, अब बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा 10 रूपक में प्रारंभ होगा। अभी तक कुछ नीरस चैप्टर आज के सिलेबस में था, क्योंकि बहुत विस्तृत था। मैंने एक सत्र में इसको निपटाने की कोशिश की है। आगे बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्या है कि 64 जो अंग हैं इनका प्रयोजन क्या है, 64 अंगों क्यों हैं। आपका भी प्रश्न होगा कि 64 क्या है, इतने क्यों बना दिए। तो 64 अंगों का क्या प्रयोजन है ये अगले सत्र में मैं बताऊंगा। अभी आज की जो मेरी योजना थी वह यही थी कि सभी 5 संधियों का लक्षण सहित मैं आपको उसके प्रभेदों को बता सकूं और उन पर महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर बात कर सकूं। जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन लोगों से मेरी निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम आपके और करीब पहुंच जाएंगे। हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही हमसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो कृपया तत्काल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि अच्छी ना लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कुछ लिख दीजिए। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।